दोस्तों, बैंक पैसा कैसे कमाता है? मान लीजिए कि आपकी सैलरी आई 50,000 रुपए और शाम तक नहीं तो नेक्स्ट डे आपको पता चला कि 295 चार्जेस कट गए। किस बात के? पता नहीं। फिर आपको उसके लिए आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है। और कौन बैंक स्टेटमेंट चेक करने जाए यार? छोड़ो ना, छोटी बात है, 200-300 रुपए ही तो कटे हैं चार्जेस, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से ही शुरू होता है वो सिस्टम जहां से आपका पैसा आपसे दूर होने लगता है। मान लो एक आदमी छोड़ो, आप खुद को मान लो, आप ही हो, आपने अपना पैसा बैंक में रखा। आपने सोचा कि चलो बैंक में पैसा सेफ है और बैंक उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देगा, और बैंक उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देता भी है, लेकिन कितना? अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो 3 से 4%। करेंट अकाउंट है तो वो भी भूल जाइए। बट वही आपका पैसा बैंक जब लोन देता है तो उस पर लेता है 12% इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट, कहीं कहीं तो 21% से 22% इंटरेस्ट भी चला जाता है पर्सनल लोन पे। बाकी लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अभी आगे करूंगा। यानी सोचो दोस्तों, आपकी मेहनत की कमाई है, आप बैंक में रखे हो, बैंक आपको उसके लिए सेविंग्स अकाउंट है तो 3% दे रहा है, लेकिन खुद ले रहा है 12%। मेहनत आपकी, पैसा आपका, आपसे ज्यादा बैंक कमा रहा है। फेयर तो तब होता ना कि जब अगर वो 12% पे दे, कोई बुराई नहीं है, बट आपको मिले 7%, बैंक 5% रखे तो समझ में आता है। लेकिन मैं 5% भी बोल रहा हूँ, लेकिन बैंक आपको 3% ही देता है और 9% खुद रखता है। यानी आपका मेहनत की कमाई, आपका पैसा आपके लिए नहीं बल्कि बैंक के लिए काम करता है। अब यहाँ से ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है आपके पैसे की। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पैसे तो बैंक में पड़े हुए हैं, आप अकाउंट चेक कर रहे हो, बैलेंस चेक कर रहे हो, तो उसमें दिखा रहे हैं नंबर्स में कि हाँ 1 लाख पड़े हुए हैं। बट क्या ऐसा है? नहीं, वो वर्चुअल है। तो 1 लाख रुपए आपको दिख रहा है क्योंकि आपने जमा किए हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा बैंक को, लेकिन वो आपका पैसा 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए में से एक छोटा सा अमाउंट बैंक अपने पास रखेगा और फिर बाकी का जो भी आपका पैसा रहेगा वो बैंक लोन पे देगा। तो आपका पैसा आपको देखने के लिए है, बट वो किसी और के लिए लोन बनकर जा चुका है, जिसकी अब बैंक ईएमआई कमाएगा। पैसा आपका, मेहनत आपकी, ईएमआई बैंक ले रहा है, दे रहा है कोई और आपको उससे कुछ नहीं फायदा मिल रहा। अब आते हैं बैंक के एक दूसरे तरीके पर, जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। आप देखो, बैंक आपको बोल रहा है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा अकाउंट में पड़ा है और बैंक उसे यूज करे। अब पता है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी आयरनी क्या है? वो जो मिनिमम बैलेंस अमाउंट होता है ना, उसका बैंक आपको कुछ नहीं देता, 1 रुपए नहीं, वो बैंक फ्री में यूज करता है। मान लीजिए आपका मिनिमम बैलेंस है कि 10,000 रुपीज आपको अकाउंट पे रखना है, तो 10,000 मिनिमम बैलेंस अमाउंट पे आपको कुछ भी 0% इंटरेस्ट, 0% बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बैंक उस पैसे को भी यूज करेगा। और गलती से कहीं आप मिनिमम बैलेंस अमाउंट किसी मंथ में नहीं मेंटेन कर पाए तो बैंक उस पर चार्जेस भी डाल देगा। 200 से 600 रुपए तक चार्जेस डालते हैं बैंक, जैसे भी बैंक होते हैं, जो भी बैंक होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज होती है। अब आप सोचो, बैंक क्या कर रहा है? बैंक बोल रहा है कि आप हमें 10,000 रुपए अकाउंट में, हमारे अकाउंट में, आप कस्टमर हो, आप बैंक में जाके 10,000 रुपए रखे हो और बैंक आपको बोल रहा है वो 10,000 हर महीने मिनिमम बैलेंस में मेंटेन करो। आपका पैसा है, आपकी मेहनत है, पर फिर भी नहीं मेंटेन करोगे तो पेनाल्टी मार दूंगा, 600 रुपए देना पड़ेगा आपको, और उस पैसे पे मैं आपको कुछ दूंगा भी नहीं। गजब की बात है। आपका पैसा है, 10,000 रुपए नहीं मेंटेन कर पाए, नहीं हो पाता है कभी कभी लोगों के पास, इतनी भी अच्छी कोई दशा नहीं चल रही है इंडिया की। वो अलग बात है कि अभी इंडिया के यूथ और ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये गवर्नमेंट आदमी के माइंडसेट को कहीं और ही लेके जा रही है। जो रियल फैक्ट्स है, रियल प्रॉब्लम्स है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं होता है। 5,000 रुपए, 2,000 रुपए कभी कभी मंथ में आम लोगों के पास नहीं होते। अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो तो आप टॉप 2% में आते हो, इंडिया के टॉप 2% पॉपुलेशन में आते हो जो इतना कमा पा रहे हो। तो आप सोचो कि इंडिया की हालत क्या है, तो कहां से आदमी इतना पैसा मेंटेन कर पाएगा। और अगर आप नहीं मेंटेन कर पाए, आपका पैसा आप बैंक में नहीं मेंटेन कर पाए, तो बैंक आपसे पेनाल्टी भी लेगा कि क्यों नहीं दिया तुमने मुझे पैसा फ्री यूज करने के लिए। तो ये तो बैंक का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का सिस्टम है। आप अपना पैसा बैंक में सेफ रखने के लिए पार्क कर रहे हो, बट बैंक उसको सर्कुलेट कर रहा है। दोस्तों, अब कहानियां खत्म नहीं होती, यहाँ से एक नई स्टोरी स्टार्ट होती। अब मान लो, अभी तक तो हमने बात करी कि आपने पैसा रखा है, उस पर बैंक कमा रहा है। अब देखो, आप पैसा खर्च कर रहे हो। मान लो आप कैश निकाल रहे हो, एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हो, या आप कैश निकाल के किसी को भेजना चाहते हो, ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आरटीजीएस करना चाहते हो, निफ्ट करना चाहते हो, ये सारी चीजें जो भी पैसे ट्रांसफर करने की सिस्टम है वो करना चाहते हो, या कार्ड स्वाइप कर रहे हो, तो उसके बैक साइड में मर्चेंट से भी बैंक पैसे कमा रहा है और आपको भी चार्जेस डाल रहा है। एटीएम के क्या होता है, एटीएम के कुछ विड्रॉल्स फ्री होते हैं, लाइक 3 से 4 मंथ में विड्रॉल्स फ्री होते हैं। लेकिन अगर आपको बाद में फिर और कैश की जरूरत पड़ी और आपने फिर वापस से निकाल लिया कैश, गलती से आपने कैश निकाल लिया, तो 25 से 30 रुपीज फिर आपको पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है।
और मान लीजिए आप भूल गए कि बैलेंस नहीं है, या गलती से आपने गलत बैलेंस डाल के पिन डाल दिया, उतना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं था, तो उसके लिए अलग से फिर चार्जेस लगेगा। आपने चेक दिया है, चेक बाउंस हो गया, उसका तो अलग चार्जेस लगेगा। तो ये सारे हिडन चार्जेस है जो बैंक आपको धीरे धीरे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहता है, वो कोई पढ़ता नहीं है। बैंक भी बहुत सेफ और बहुत फेयर प्ले करता है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहता है, बट कौन पढ़ता है इतना बड़ा बड़ा 2-2 पेज 3-3 पेज के टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको लगता है कि आप फ्री में पैसे विड्रॉ कर रहे हो या कार्ड स्वाइप कर रहे हो तो फ्री हो रहा है, नहीं। लेकिन बैक साइड में मर्चेंट से जो कार्ड स्वाइप कर रहे हो ना, कार्ड में वीजा कार्ड आता है, मास्टर कार्ड आता है, रुपए कार्ड आता है, उन सारी एजेंसी से, वो सारे मर्चेंट से बैंक पैसे ले रहा है। यानी आप पैसा जमा करो बैंक में तब भी वो आपसे कमाएगा, आप पैसा खर्च करो तब भी वो आपसे कमाएगा। और अगर आपको लग रहा है ना कि कोई छोटी बात है, तो आप एक काम करो, आप आज ही अपना बैंक स्टेटमेंट एक बार प्रॉपरली डिटेल्ड चेक करो और उसमें देखो कि आपके एसएमएस सर्विस के चार्जेस, एटीएम विड्रॉल के चार्जेस, जो डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हो उसकी ईयरली फीस, ये सभी कितनी चार्जेस कट हुए हैं आपके अकाउंट से। तब आपको क्लियर होगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अब आते हैं बैंक के सबसे बड़े गेम पर, लोन। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ना कि आप लोन लेते हो, आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ईएमआई के रूप में इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, 1 या 2 बाउंस हो जाती है, फिर उस पे लगते हैं चार्जेस 699, 799, हजार रुपए तक। जैसे जैसे आपका, अगर मान लो कि आपका 2 दिन 3 दिन तक वो नहीं हो पाया, तो ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। 1-2 मंथ हो गया तब तो उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगना भी चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहो, आपके पास पैसे आ गए और आप चाहो कि आपकी जो टाइमिंग है, जो टेन्योर है लोन का, उससे पहले ही खत्म कर दूं, तो फिर वो आपसे लोन के फोरक्लोजर का चार्जेस मांगते हैं। मतलब आपके पास अगर पैसा नहीं है, बाउंस हो गया, तो पेनल्टी मार दिए। बट अगर आपके पास पैसा आ गया और आप सोचो कि मैं पहले ही क्लोज कर देता हूँ, मेरे पास पैसे है, खर्च हो जाएंगे, ये लोन मैं क्लियर कर देता हूँ, तो आप पहले कैसे क्लियर कर दिए, उसके लिए भी चार्जेस। इससे आप समझ लो कि बैंक कुछ लोन देने की स्कीम या आपके पैसे रखने के लिए नहीं बना है, वो पूरा का पूरा एक रेवेन्यू मॉडल होता है जो आपकी मेहनत के पैसे से ही अपना पैसा बनाता है। और अंत में क्या होता है, सब कुछ आप पे ही आता है। आप सैलरी कमाते हो, सैलरी आपकी क्रेडिट होती है, आप उसे बैंक में रखते हो, वहां पे पैसा जा रहा है, खर्च करते हो, वहां पे पैसा जा रहा है, और उसके बाद आप अगर लोन लेते हो, ईएमआई लेते हो, उस पर इंटरेस्ट दे ही रहे हो। यानी कि हर एक स्टेप पर आप ही पे कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गया एक पहलू। अब समझते हैं एक दूसरा पहलू। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब इसमें एक फेयर बात भी है, वो भी समझना जरूरी है। बैंक फ्री में नहीं चलता। बैंक के लिए, बैंक को चलाने के लिए स्टाफ्स की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, रिस्क होता है। कहीं ना कहीं आपका पैसा बैंक में है तो थोड़ा आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि सेफ है मेरा पैसा, तो आपको सेफ्टी भी बैंक प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये सारे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि चार्जेस फेयर नहीं। अब मैंने जैसा कि अभी पूरी वीडियो में आपको बताया कि ऐसी ऐसी चीजों के लिए चार्जेस है जिस पर नहीं होनी चाहिए। सेविंग्स अकाउंट आपका है, आप 3% कमा रहे हो, बैंक क्यों 12% कमा रहा है? पैसा तो आपका है। बैंक को 5% कमाना चाहिए, आपको 7% कमाना चाहिए, तब बात फेयर होती। ठीक है, ये कर एक चार्जेस लगेंगे क्योंकि बैंक आपको सर्विस दे रहा है, बट वो चार्जेस भी फेयर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि प्रॉब्लम बैंक का नहीं है, चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम है आपके अवेयरनेस का, हमारे अवेयरनेस का। जो बंदे अवेयर होते हैं ना, वो हर एक गेम को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी इसके पहले की एक वीडियो में मैंने टैक्स के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हो, उसका मैं लिंक पिन कमेंट में भी दे दूंगा, उस पर भी चेक कर सकते हो। वीडियो देखो, आपको टैक्स सिस्टम समझ में आएगा। सेम यही चीज इस बैंक के साथ भी है कि जो लोग अवेयर होंगे वो अपने आप को इस तरह से प्लान करेंगे, अपनी फाइनेंस को इस तरह से प्लान करेंगे कि फालतू के चार्जेस से वो बच सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन ये है कि अपने एटीएम विड्रॉल को ट्रैक करो और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आप 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए ट्राई करो। हाँ, उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, बट ट्राई करो कि आप 0 बैलेंस अकाउंट ही करो, और बाकी जो आपके पास अगर पैसा बहुत आता है तो उसको इन्वेस्ट करने का ट्राई करो। वहां पे पैसा ग्रो होगा। इन्फ्लेशन 9 to 10% से ग्रो हो रहा है। बैंक आपको क्या देगा? एफडी में भी आप कितना देता है? 7%, 8%, फिर भी तो आपका लॉस हो रहा है ना। एक साल बाद इन्फ्लेशन 10% की रेट से ग्रो कर रहा है और आपका पैसा 8%, 7%, पूरा अच्छा एकदम बेस्ट के सिनेरियो पकड़ लेते हैं तो 9%, फिर भी आप 1% से आपका कम हो रहा है ना, डेफिसिट में ही है ना। तो इसलिए आप ट्राई करो कि अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की तरफ ध्यान दो,
बैंक में बस अपना एक इमरजेंसी फंड बनाओ। एफडी करनी है ठीक है, कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स की एफडी करो, लाइक 50,000 के अमाउंट की एफडी करो। क्योंकि एफडी में भी क्या होता है, आपने जो टेन्योर सेट किया हुआ है कि इतने साल की मैं एफडी करा रहा हूँ, उसको तुरंत तोड़ दोगे तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बड़ा अमाउंट, अगर मान लो बीच में आपको कम पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप 4 एफडी कराए रहोगे छोटे छोटे अमाउंट का, तो आपको एक ही एफडी तोड़नी पड़ेगी, बाकी तो आपकी मैच्योरनेस हो जाएगी ना एफडी। तो इस तरह से प्लान करो, एटीएम विड्रॉल ट्रैक करो, बैंक स्टेटमेंट हमेशा चेक करते रहो, और फालतू की चीजें लाइक कैश ट्रांजेक्शंस पे थोड़ा कम रिलाई करो। ऑनलाइन यूपीआई यूज कर रहे हो वो बेटर है। मैंने अभी न्यूज सुनी है कि यूपीआई पे भी चार्जेस लगने वाले हैं आने वाले टाइम में, बट देखेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो जितना आप इस चीज के बारे में अवेयर रहोगे, जितना आप समझोगे, उतना आप कम पैसा लूज करोगे। अगली बार जब सैलरी आए तो अकाउंट चेक करना सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि पैसा कितना पड़ा है, ये भी समझने के लिए कि वो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, बस आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, और अगर आपके पास कुछ है ऐसा तो कमेंट करके बताइए, कुछ टॉपिक्स बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और मेरी टैक्स की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक देखे हैं तो जरूर एक लाइक दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।